बहुत ही आदर और मान के योग्य अभी जिनके विचार आपने सुने, माननीय रामविलास शर्मा जी, हमारे प्रभारी सतीश पुनिया जी, हमारे मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, भाई जयप्रकाश दलाल जी, हमारे सभी विधायक डॉक्टर एडीओ ओम प्रकाश जी, भाई सीताराम जी, घनश्याम जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर बहन संतोष यादव जी, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी, शशि परमार जी, ठाकुर वीर सिंह जी, और हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं माननीय लक्ष्मण यादव जी, सबके नाम लोगे तो फिर बहुत समय लगेगा, क्योंकि काफी टाइम से, क्योंकि ये जो हमने फॉर्म भरना था उस फॉर्म भरने का समय दिया था 10 बजे, और सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, आप लोग जितने यहाँ बैठे हो इससे 3 गुना ज्यादा बाहर हैं, क्योंकि पंडाल शायद ये छोटा लगा पाए, जगह की शायद इनको बाहर कोई इजाजत नहीं मिली। देखिए ये जो मेरे सामने बैठे हैं, इनमें और पैंट कमीज पहनने वालों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कुछ एक आदमी एयर कंडीशन में रहते हैं, वो पसीना 1 मिनट भी सहन नहीं कर सकते, उनके लिए अगर कोई मीटिंग होगी तो एयर कंडीशन में होती है। लेकिन आप लोग एक एक कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी पहचान करती है, और ये एक संगठन की पार्टी है। मलिक साहब आप क्यों चल पड़े? आओ आओ कृष्ण, वापस बैठो यार, यूं कैसे जाओगे? हमारा जिला परिषद के तीनों चेयरपर्सन यहीं पर हैं, और मेरे से पहले बोलने वालों ने सभी का नाम ले दिया था, इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं सबका नाम नहीं ले पाया, क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। एक वो लोग भी हैं जो बहुत, आपने देखा होगा जब ये देश आजाद हुआ 1947 में, हमारे से बाद में आजादी मिली चाइना को, अच्छा मजबूत नेतृत्व तो उनको मिला, चीन, अमेरिका और रूस को भी क्रॉस करके आगे चला गया, लेकिन हिंदुस्तान फिर पीछे रहा। उसका मुख्य कारण यही था कि हमारा नेतृत्व कहीं न कहीं कमजोर था। बहुत अरसे के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली, आप देखिए आंकड़ों से आपको पता चल जाएगा, आने के बाद सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी करी, और नोटबंदी के लिए केवल 2 नंबर के जो नोट थे, जिसके पास आम आदमी के पास 1 नंबर का पैसा था, लेकिन 2 नंबर वालों ने बहुत चिल्लाए, बहुतों ने तो पानी में, समुद्र में पैसा फेंक दिया, और बाकियों को कहा कि मेरे तो आधे में बदलवा दे, आधे तू रख लेना। ये था प्रधानमंत्री जी का नोटबंदी। उसके बाद एक जीएसटी लगाई, टैक्स के नाम से बहुत बड़ी कंपनियां इस देश को लूटती थी, क्योंकि अलग अलग टैक्स के नाम थे। उदाहरण के तौर पर हम इस सीताराम धर्मशाला के अगर 4 गेट खोल दें, कौन आया, कौन गया, कौन लेके गया, कौन खा के गया, कौन सामान कितना निकाल के ले गया, पता नहीं चलता था। जब एक गेट होगा, एक जीएसटी होगी, तो पता लग जाता है कि टैक्स की चोरी कौन कर रहा है। और आप हैरान रह जाओगे, 2013 का कांग्रेस का बजट, जो सारा देश का पैसा इकट्ठा होता था, खजाने में जो जमा होता था, केवल 18 लाख करोड़ रुपया सालाना था, 18 लाख करोड़ रुपया। और आज जीएसटी का प्रबंध करने पर 49 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है एक साल में, 49 लाख करोड़ रुपया। ये पैसा कहां गया आप अंदाजा लगा सकते हो। देश में तकरीबन 2.5 लाख फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, 2.5 लाख फर्जी कंपनियां, क्योंकि ऑनलाइन हो गया बैंक का, आधार कार्ड से जोड़ दिया,
और वो फर्जी कंपनियां क्या करती थी। एक साल में 30-31 लाख रुपया अपनी जेब में डालती थी। 30-31 लाख करोड़ रुपया थोड़ी अमाउंट नहीं होती। और कैसे करती हैं, कोई आदमी दुबई में बैठा है, कोई बंबई में बैठा है, और उसने कंपनी बना ली नारनौल की दुकान के नाम पर, महेंद्रगढ़ की दुकान के नाम पर। और उन कंपनियों का कारोबार क्या है, जब वो सामान भेजते हैं कच्चा या पक्का, कपड़ा लत्ता लोहा, असली सामान नहीं भेजते, मिट्टी और बाठे डाल के भेज देते हैं और बाद में बिल देते हैं कि हमने इतना सामान भेजा है, और सरकार से विड्रा करवा लेते। उस टैक्स को जो रिबेट था वो पैसा उनके पास आ जाता। ऐसी बहुत सी कंपनियां, 2.5 लाख के आसपास की कंपनियां जब पकड़ में आई तो ये बजट 18 लाख करोड़ से 49 लाख करोड़ पर पहुंच गया। और जब ये कंपनियां ठहरी तो बड़े बड़े पॉलिटिकल आदमी, जिनके सहारे उनका काम चलता था, कोई किसी का डायरेक्टर है, कोई किसी का एसोसिएट है, कंपनी एक मानस उसमें डायरेक्टर मिलेंगे 50, 100, 200, और हर आदमी करोड़ों रुपए जब उनकी जेब में गया, वो सारे चिल्लाने लग गए, सारे के सारे, कि इस मोदी ने मारो, नहीं तो वो हमने मारेगा सारे ने। लेकिन क्या वो 142 करोड़ का पैसा केवल उन कंपनियों को जाने देगा? मोदी जी का एक निर्णय है कि मैं एक एक पैसा करप्शन में नहीं रहने दूंगा। ये एक सारा पैसा भारत के 142 करोड़ का आदमियों का पैसा है, ये पैसा इनके पास जाएगा। आप देखते होंगे, कंपनी का मालिक बैठा है बंबई में, जहाज में, हेलीकॉप्टर में चलेगा, और आप लोग रात दिन मेहनत करोगे, दिहाड़ी बने को 1000 रुपए की, और वो 1 मिनट में 10 करोड़ 20 करोड़ कमा लेते हैं। वो कंपनियां केवल हिंदुस्तान की नहीं, आपको यूपी में मिलेंगी, बिहार में मिलेंगी, हरियाणा में मिलेंगी, सब जगह कंपनियां मिलेंगी। और उन कंपनियों के मालिक कौन कौन हैं, धीरे धीरे जब ऑनलाइन होके ऊपर आएगा तो आप हैरान रह जाओगे देख के कि ये नाम भी इनमें हो सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस के बहुत नेता इस आस लगाए बैठे हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम दोबारा उसी पैसे को, इसको दोबारा जीएसटी को बंद कर देंगे, दोबारा 370 को खत्म कर देंगे। ईमानदारी से बताओ, जम्मू कश्मीर जिसकी 370 की आप बात करते हो, 370 से पहले माननीय अमित शाह जी ने पिछली लोकसभा सेशन में, जब कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद 370 का विरोध कर रहे थे, उन्होंने एक सफेद पत्र जारी किया। बोला देखिए 370 से पहले कश्मीर क्या था। सन 1952 से पहले सारी की सारी जमीन हिंदुओं के नाम थी। सन 52 से पहले सारी जमीन हिंदुओं की, और आज 1 इंच जमीन भी हिंदू के नाम नहीं छोड़ी, क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री कहलाता है। दिल्ली से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, डीसी हो, तहसीलदार हो, पटवारी उनके हाथ में थे। अब उनको खतरा है, इसीलिए कहते हैं कि 370 हम दोबारा लगाएंगे। कौन लगाने देगा 370? आप याद करिए, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, बहुत बड़ी आबादी इधर से उधर आई, और जब पाकिस्तान से हिंदू इधर आया तो कितनी मारकाट हुई थी। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में 23% आबादी हिंदुओं की बची हुई थी, हिंदुओं की। आज पता है कितनी है? केवल 1.5%, केवल 1.5%। और जब भारत सरकार ने कहा कि हम CAA का एक नया कानून लेके आएंगे, जिसका विरोध कांग्रेस और TMC ये सारी पार्टियां कर रही हैं कि हम CAA को लागू नहीं होने देंगे। क्या है ये CAA? केवल ये है कि उन देशों में जो मुस्लिम देश हैं, वहां से जो आबादी हिंदुस्तान में जिन्होंने यहाँ आके शरण ली है, हम उनको यहाँ पर रहने का अधिकार देंगे। सिर्फ इतना है। वो कहते हैं कि इनको अधिकार क्यों दोगे, दूसरों को भी लेके आओ। अरे तुम में से जाके देख लो। अब ईमानदारी से देखो, ये जो बड़े लोग हैं क्या काम करते हैं। कश्मीर की सारी जमीन केवल 2 परिवारों के नाम चली गई, शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सैयद के नाम पर। हमारे यहाँ पर भी जो गरीब मुस्लिम है हिंदुस्तान में, वो BC और OBC में शामिल है, चाहे वो मेव है या यहाँ पर लुहार है, तेली है, धोबी है। और ये क्या करते हैं, इनकी सरकार है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक की सरकार ने आज से 12 दिन पहले एक फैसला कर लिया
कि बीसी ओबीसी जो रिजर्वेशन लेता है उनमें सारा का सारा मुस्लिम डाल दिया। 18 करोड़ आदमी अगर इसकी सरकार इनकी देश में बने तो ये जो गरीब बीसी ओबीसी है वो कहां जाएगा? ये बात करते केवल वोट लेने के लिए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का एक सपना देखिए कि मैंने हर गरीब किसान को, मजदूर को, बीसी को, ओबीसी को, एससी को, सबको साथ लेके आगे चलना है। इसीलिए आप 10 साल से प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट देखिए। हम खुशकिस्मत हैं दक्षिणी हरियाणा के लोग, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। छोटा सा दक्षिणी हरियाणा जिसमें जिले केवल फरीदाबाद, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। हमें 3-3 ओबीसी के मंत्री मिले हैं, 3-3। कहीं राव इंद्रजीत हैं तो कहीं कृष्णपाल गुर्जर हैं तो कहीं भूपेंद्र यादव हैं। इतना बड़ा प्रतिनिधित्व तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। और उन्हीं की वजह से जब हरियाणा की सरकार बनी तो मैं हरियाणा सरकार के नायब सैनी को भी बहुत बधाई देता हूं। हमें खजाने का मंत्री भी इसी लोकसभा में दिया, नहर का पानी का भी हमें यहीं दिया डॉक्टर अभय सिंह को, और पीने का पानी और सड़क का भी डॉक्टर बनवारी लाल जी को यहीं बना के दिया। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में जो हमारी बचाया बकाया काम है, जिस तेजी से, जैसा कि डॉक्टर अभय सिंह जी ने बताया था, किसी ने 10 साल पहले डारनोल देखा है, नांगल चौधरी देखी है, भिवानी महेंद्रगढ़ देखा है। एक समय था केवल एक क्षेत्र में सड़कें बनती थी, बाहर अगर आते तो सड़कों का पता नहीं था सड़क है नहीं है। और आज 7-7 नेशनल हाईवे हमारी इस लोकसभा क्षेत्र से गुजरते हैं, 7-7। और दूसरों को बहुत बड़ा दर्द होता है क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो नहर का पानी भी महेंद्रगढ़ में आए, लोहारू में आए, ना आए, लेकिन उनका इतना पानी लगता था कि उनकी जमीन भी खराब होगी। चोआ चढ़ा दिया वहां पर, और हम प्यासे। बहुत मुश्किल से, बहुत अरसे के बाद अब इसी जेएलएन की, जैसा कि अभय सिंह जी बता रहे हैं कि 4000 क्यूसेक की इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी आने वाले समय में। दुगुना पानी तो आपने अभी दे दिया, और यही पानी आने वाले 6 महीने के बाद 3 गुना पानी हो जाएगा हमारे क्षेत्र में। और उसके बाद जो वाटर पानी खत्म हो रहा था, देखना चाहे वो नांगल चौधरी हो, चाहे सतनाली हो या अटेली हो, केवल पीने का पानी नहीं, यहां पर भी खेती लहलाएगी। जो सपना लिया था कभी हरियाणा जब बना, उस वक्त ये नहर बनी थी। आज से 50 साल पहले नहर बनने के बाद बीच में जितनी भी दूसरी सरकारें आई, उन्होंने 1 मिनट भी एक ऐसा पैसा नहीं लगा जिससे पंप हाउस या नहर दोबारा बने। कितनी तेजी से काम चले हैं, चाहे वो पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, एम्स की बात हो। ये एक बदलाव है, बदलाव। लेकिन कुछ एक लोग इस बदलाव को पसंद नहीं करते। जब जब कांग्रेस की सरकारें बढ़ती हैं, आप और हम सब भुगत भोगी हैं। नौकरी की बात हो तो खास एक इलाके में, पानी की बात हो तो खास एक इलाके में, डेवलपमेंट की बात हो तो केवल एक इलाके में। और आज सारे प्रदेश में जितना अंबाड़े में काम है उतना पलवल में होता है, जितना नांगल चौधरी में है उतना सिरसे में होता है। ये होता है सबका साथ सबका विकास, यही तो है। इसलिए ये चुनाव, लोग कुछ कहते रहे, ये पहली भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संगठन की पार्टी कभी नहीं रही। कांग्रेस तो केवल ठोड़ेदारों की, ठेकेदारों की पार्टी रही है। और इसीलिए वो ठेकेदार सारा जब अपने समय में सारा पैसा कमा लेते हैं, अपने आदमियों को प्रमोट कर देते हैं कि तू कितना ही पैसा कमा ले, जब चुनाव आओ तो मेरी मदद कर देना। लेकिन आम गरीब आदमी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा? इसीलिए वो बड़े पैसे वाले लोग बड़ी बड़ी एजेंसियां रखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां रखेंगे, बड़े बड़े तेल के कारखाने होंगे, क्योंकि उनका तो घर के तो सारा सौदा। एक एक गाड़ी को जब वो भेजते हैं तो पहले कह देते हैं तेरी गाड़ी का नंबर लिखवा देना, 10,000 रुपये डेली ले लेना मेरे से। और बाद में झगड़ा पड़ता है कि तू मानस तो 3 लेके आ रुपये, मेरे पास 10,000 ले गया। और एक आप लोग बैठे हो जो केवल अपना पैसा फूक के आए हो। ये वर्कर केवल देश की सोचता है, और वो वर्कर देश की नहीं, लेकिन ये ईमान बिकता नहीं। जमीर हमारा हरियाणा का कभी बिका नहीं, देश का कभी नहीं बिका। अगर पैसे वाले प्रधानमंत्री बनते तो बिरला कभी का देश का प्रधानमंत्री होता, कभी का।
फिर आपका किसी का दूसरे का नंबर नहीं पड़ता। यही एक भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है जिसका एक निर्णय है कि हमने सारे देश को आगे बढ़ाना है। और क्योंकि हमारे 3-4 काम जो अधूरे रहे हैं, अधूरे कहूँगा मैं, क्योंकि कुछ एक कनेक्टिविटी बाकी हैं जो अप्रूव्ड तो हो चुकी हैं, चाहे वो हिसार से रिवाड़ी का नेशनल हाईवे हो, चाहे वो राजगढ़ वाला नेशनल हाईवे हो, चाहे वो हमारी एयरपोर्ट से मिलने वाली कनेक्टिविटी हो, पास सारे हो चुके हैं। इसके बाद हमारा काम होगा आने वाले 6-8 महीने के बाद कि बड़े उद्योग यहाँ पर लगें, क्योंकि गुड़गांव और दिल्ली में जाओगे तो 40-40 करोड़ का एक एकड़ है। इंडस्ट्री वालों के लिए वहाँ जगह नहीं है और हमें तो 30-40 लाख रुपए में भी हम एकड़ देने के लिए तैयार हैं। इसलिए सारा औद्योगिक जो हमने डेवलपमेंट करनी है, वो चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, नारनौल हो, दादरी हो, भिवानी हो, यहाँ पर जब ये सारा विकास होगा तो आप देखना ये देश कितनी तेजी से बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विकसित देश बने और विकसित देश का मतलब है कि हर आदमी को वो फायदा मिले। किसी ने सोचा था कि आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, किसी ने सोचा था कि किसान के खेत में सीधा खाते में पैसा आएगा, किसी ने पता था कि तुम्हें इतना मुआवजा भी मिलेगा। ये मुआवजा चाहे वो रामविलास शर्मा जी हैं, डॉक्टर अभय सिंह जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, सीताराम जी हैं, चाहे वो दलाल साहब हैं, जितने भी या बहन संतोष जी हैं, आज से 10 साल पहले ये शुरू हुआ है। पहले मुआवजा किसी को पता नहीं था। इसलिए जो आने वाला टाइम है वो केवल और केवल हिंदुस्तान का रहे, यही भारत के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। इसलिए इस चुनाव में मेरी आपसे प्रार्थना है, जिस पार्टी ने जात पात को खत्म किया है, वरना वो पार्टियां किसी विशेष जाति के नाम पर वोट ले जाती थी और फिर अपने जिले के नाम पर वोट लेती थी, और जब सरकार बन जाती तो केवल अपने क्षेत्र में काम करती थी। अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो ये इलाका फिर पिछड़ जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये दक्षिणी हरियाणा दोबारा से नहीं, इस तेजी से रफ्तार करेगा कि उन जिलों से भी हम आगे निकल के दिखाएंगे। इसलिए कुछ एक बड़े लीडरों ने आना था, लेकिन हमने उन्हें रिक्वेस्ट की थी, हमने तो सिर्फ नाम भर के आना है। ये कोई नामांकन पत्र का दिन है, नामांकन दाखिल होने का वो है। आज हमने कोई जलसा या रैली नहीं कर रखी और आप भी केवल मेरा पत्र, नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए आए थे, केवल और केवल क्योंकि बड़े लीडर राव इंद्रजीत जी का भी आने वाली 13 तारीख को अटेली और महेंद्रगढ़ के बहुत से गाँव में प्रोग्राम है। मेरी प्रार्थना है कि जब जब बड़े लीडर आए, ये ध्यान रखना कि आप अपने आप पर बंद करके उनकी बात भी जरूर सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। सबसे आग्रह करूंगा अपने स्थान पर बैठे। अभी हमने एक मिनट हमारे प्रभारी माननीय सतीश पूनिया जी को सुन के जाएंगे। बहुत बड़े नेता हमारे हैं। मेरी प्रार्थना के सारे बैठ जाओ, सभी बैठ जाएंगे। प्रार्थना के हमारा जो मैसेज देना है देश की तरफ से, माननीय सतीश पूनिया जी जो हमारे प्रभारी हैं, इसीलिए वो आखिरी एक मिनट सब प्रवक्ता है। माननीय सतीश पूनिया जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना संदेश दें। जो सरदारी आज धर्मवीर जी का